नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि हम बाल विकास और मनोविज्ञान में एक वीडियो पहले डाल चुके हैं जिनमें महत्वपूर्ण शब्द, अर्थ, उनकी विशेषता यानी कि प्रमुख शब्दावली, जिसमें 1 से 10 शब्द डाले थे। आज हम देखेंगे मित्रों उसी क्रम में आगे 11 से 20 है ना। इसी प्रकार कम से कम 50-70 जो भी होंगे शब्द है ना, तो उन शब्दों से बिल्कुल आपको बेनिफिट होने वाला है। एग्जाम में यही यूज़फुल कंटेंट है मित्रों, इनसे ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आगे। क्रमांक संख्या 11वें पे। 11वां है मित्रों अनुनयता। ये ऐसे शब्द हैं मित्रों जिन्हों आपने बिल्कुल भी देखे नहीं होंगे। अनुनयता क्या होती है? तो अब अगर ये शब्द आ जाए एग्जाम में, तो अनुनयता ये बिल्कुल बहुत कम लोगों का शब्द देखा हुआ ना, बहुत कम लोगों। अनुनयता क्या है? तो देखो, अभिवृत्ति, मैंने इस पे जो अभिवृत्ति है पिछले वीडियो में जो मैंने डाला ये 1 से 10 वाला, उसमें मैंने अभिवृत्ति चीज क्या है वो बता दी है ना। तो उस अभिवृत्ति परिवर्तन की मात्रा का स्तर वो कहलाता है मित्रों अनुनयता। समझ रहे हो? अभिवृत्ति यानी कि सोच, यानी कि सोच में कितना परिवर्तन हुआ, सोच में परिवर्तन कितना हुआ है ना, वो उस परिवर्तन की मात्रा मापने का एक स्तर होता है। मात्रा का जो स्तर होता है वो अनुनयता कहलाती है ना। कुछ कहते हैं इसकी सोच तो आजकल बिल्कुल बदल गई है ना, बिल्कुल बदल गई, पूरी बदल गई या थोड़ी बदल गई, यानी कि जो मात्रा होती है उस मात्रा का स्तर को ही अनुनयता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते क्रमांक 12वां। 12वां नंबर क्रमांक है कार्यक्रमित सीखना। क्या है मित्रों? कार्यक्रमित सीखना। इसमें बालक अपनी गति से छोटे छोटे फ्रेम के माध्यम से सीखते। देखिए मित्रों, जो कार्यक्रमित सीखना होता है इसको देखिए, ये कार्यक्रमित सीखना यानी कि जिसे क्रिया प्रसूत अधिगम भी कह सकता हूँ मैं। और किसने दिया था ये क्रिया प्रसूत अधिगम? से मतलब एक प्रकार का वही है क्रिया प्रसूत अधिगम। किसने दिया था मित्रों? आपको पता है, स्किनर ने। ठीक है, उसे ही कार्यक्रमित सीखना कहते हैं। इसको किससे रिलेटेड कर दिया जाए तो आपको बता दूं मैं, इसको रिलेटेड कर सकते हैं हम अभिकर्मित जो अनुदेशन सिद्धांत पढ़ा हमने। क्या मित्रों? अभिकर्मित जो अनुदेशन पढ़ा है ना, इसमें यानी कि ये दोनों समान है मित्रों। अभिकर्मित अनुदेशन और कार्यक्रमित सीखना ये दोनों समान है। कैसे? कि इसमें बालक अपनी गति से छोटे छोटे फ्रेम के माध्यम से सीखते हैं, और यही चीज़ इसमें होती है अभिकर्मित अनुदेशन में। क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें बालक जैसे किसी चीज़ को पढ़ते हैं, यानी कि बालकों के सामने कोई समस्या रखी जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है छोटे छोटे फ्रेम के माध्यम से है ना, टुकड़ों में बांटा जाता है उस विषय वस्तु को, छोटे छोटे फ्रेम को पढ़ेंगे, यानी कि इसमें प्रश्न क्या है। ठीक है, अब उसका उत्तर देंगे उस, यानी कि फिर प्रत्युत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, उसका उत्तर लिख के क्या करेंगे, फिर लिखा बालक अपनी गति से ही सीखते हैं। जैसे उत्तर लिखा उस उत्तर की पुनः जांच भी खुद ही करेंगे ना। जांच भी क्या करेंगे? स्वतः, यानी कि खुद ही करेंगे ना। यानी कि इसे स्वदिगम भी कहते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन को स्वदिगम भी कहते हैं, यानी कार्यक्रमी सीखना इसके समान ही है, सेम, ये दोनों विशेषता सेम आएगी ना, एक समान विशेषताएं चलेगी। कैसे स्वदिगम? कैसे कि बालक खुद ही तो क्या करता है, प्रश्न का उत्तर बताता है, उसकी जांच भी खुद करता है। यानी कि इसमें शिक्षक क्या होता है, केवल सुविधा देने वाला होता है ना, शिक्षक का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, या ना स्व मूल्यांकन इसमें होता है मित्रों। क्या? स्व मूल्यांकन भी इसमें अभिकर्मित अनुदेशन में होता है, वो कार्यक्रमी सीखना में होगा। यानी कि खुद ही, और हाँ अपनी गति से बढ़ना, यानी कि जैसे ये पहला प्रश्न है, इसका प्रश्न पढ़ा, फिर उत्तर दिया, उत्तर गलत आ गया तो वापस से हल करेगा। इसे तब तक हल करेगा जब तक इसका सही उत्तर नहीं मिल पाता है ना। अपनी गति से बालक अपनी गति से आगे बढ़ेगा। इसका कर लिया पहले का, दूसरे पे जाएगा, दूसरे का हल कर लिया, तीसरे पे जाएगा, दूसरे का नहीं कर पाया वापस दूसरे को करेगा, अपनी गति से, है ना। तो ये होता है मित्रों कार्यक्रमित सीखना। चलते हैं मित्रों क्रमांक संख्या 13वें पर। क्रमांक संख्या 13वां है अनन्यता। जैसे अभी पहले अनुनयता आया, उसी प्रकार देखिए एक शब्द और वेरी इंपॉर्टेंट है, अनन्यता। अनन्यता क्या होती है मित्रों? जिसे बोलते हो आप आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी कह सकते हैं। कहने का मतलब मित्रों पहचान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पहचान। कि व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण, जैसे हम क्या कर सकते हैं, क्या भूमिका है इत्यादि, आ गई ना पहचान। व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण यानी कि उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बता दूं विशिष्ट लक्षण, जैसे कि पहचान की बात करूं तो एक तो पुरुष हो जाएगा और एक हो जाएगी स्त्री, ये दो वर्ग। ठीक है, अब पुरुष
के कार्य अलग होंगे ना, कार्य विभाजन बिल्कुल होता है लिंग के आधार पर, कार्य इसके अलग होंगे और स्त्री के भी अलग होंगे ना। उनकी समाज में क्या भूमिका होगी, अलग अलग होगी, यानी कि इसे कहते हैं अन्यता। उनके दोनों के विशिष्ट लक्षण होंगे अपने आप के लिए, ये अन्यता है मित्रों। चलते हैं क्रमांक 14वें पर। 14वां क्या है क्रमांक मित्रों, देखिए सृजनात्मकता। क्या है मित्रों, सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता क्या होती है आपको पता है, अभिनव। अभिनव कहते हैं नया तरीका, अभिनव मतलब नया, और असाधारण तरीके से, यानी कि जो साधारण नहीं है, यानी बिल्कुल नया है, उस तरीके से सोचने की योग्यता और समस्याओं को अनन्य ढंग से हल करना। अनन्य ढंगी क्यों आया, यानी अनेक तरीकों से। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित नहीं है क्या, ये बताओ आप। अभी इसी में पढ़ेंगे एक अपसारी चिंतन शब्द है ना, तो उस पर पूरी अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो फिर उसका और इसका 14वें का और वो शायद 19वें क्रमांक पे अपसारी चिंतन आएगा इसी वीडियो में। इन दोनों का आप विश्लेषण अच्छी तरह करेंगे। अनन्य ढंग से यानी कि प्रश्न एक है, समस्या एक होती है इसमें, सृजनात्मकता में समस्या तो एक है, लेकिन उस समस्या के हल क्या है, अनेक है, यानी कि अनन्य ढंग से हल करना लिखा है। नया जिसमें कि जो मौलिक हो, अगर मौलिक शब्द आ जाए, नया शब्द आ जाए, अभिनव आ जाए, नवीन आ जाए, रचना आ जाए, सृजनात्मकता, ये सारी चीज़ें सृजनात्मकता से संबंधित होती है। चलते हैं क्रमांक 15वें पर। क्रमांक 15वां क्या है मित्रों, सामाजिक अवलंब। क्या है क्रमांक 15वां, सामाजिक अवलंब क्या होता है। ऐसे शब्दों को देखना जरूरी है, इनके बारे में जानना जरूरी है मित्रों। देखिए ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व व उपलब्धता जिन पर हम विश्वास करते हैं कि उन्हें हमारी परवाह है, उनके लिए हम मूल्यवान है, ये होता है मित्रों सामाजिक अवलंब। यानी समाज में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका अस्तित्व और उपलब्धता, जिनका यहाँ पे होना, अस्तित्व मौजूद होना, उनकी उपलब्धता होना, जिस पे हम विश्वास करते हैं कि उन्हें हमारी परवाह है और उनके लिए हम मूल्यवान है, हम उनके लिए कीमती है, उनको हमारी परवाह है, ऐसे व्यक्तियों का जीना, ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व उपलब्धता, ये क्या कहलाता है मित्रों, सामाजिक अवलंब कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि सरल लग रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसे प्रश्न बिल्कुल उलझाते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। 16वां क्या है, देखिए 16वां है मित्रों मापन। क्रमांक 16वां क्या है, मापन। मापन तो देखो आपके टॉपिक भी है, तो उस हिसाब से बेनिफिट है बिल्कुल। मापन, आकलन, मूल्यांकन है ना, वो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे मैं। मापन यानी अंक प्रदान करना। मापन केवल मात्रात्मक होता है दोस्त, मापन केवल मात्रात्मक होता है, अंक प्रदान करना होता है। जैसे जैसे किसी के 20 में से 18 है, एक लड़की का वजन 42 किलो है, ठीक है, ये चीज़ें अंक है। केवल अंक देना, किसी का वजन, भार, वो भी अंकित है 42 है ना, 20 में से 18 ये भी क्या है, अंक है। केवल अंक प्रदान करना मापन में आएगा, केवल मात्रात्मक मापन में आएगा। फिर होता है एक मूल्यांकन भी होता है। एक मिनट रुको, एक बीच में आकलन बता दूं मैं, आकलन भी होता है ना, आकलन भी होता है। 3 चीज़ें बताऊंगा मैं, मापन, आकलन और मूल्यांकन। आकलन में क्या होता है, अंक तो देते ही है ना, अंक तो देते ही है, साथ में क्या होता है मित्रों, यानी कि अंक तो दिए दिए जाते हैं सीधे, साथ में अंक का अर्थ भी बताया जाता है, अंक का अर्थ प्रदान करना। जैसे जैसे किसी बालक ने 20 में से 18 अंक, तो अंक आ गए 20 में से 18, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा है, 20 में से 18 अच्छे हैं या कम है, तो कह सकते हैं कि भाई अच्छे नहीं है तो बहुत अच्छे नंबर है ना, बहुत अच्छे नंबर है, ये क्या है, बहुत अच्छे। तो ये क्या हुआ, अंक तो, अब किसी के 20 में से 14 आ गए तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए 20 में से 10 आ गए तो हम क्या कहेंगे, कम नंबर आए। तो मतलब अंक तो हो गए, लेकिन उसको कम, बहुत अच्छा, है ना, औसत, ये चीज़ें बताना, अंक का अर्थ बताना, ये आकलन में कहलाएगा। और एक चीज़ होती है मूल्यांकन, यानी कि वो आकलन और मूल्यांकन में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों, मूल्यांकन में क्या हो जाता है, अंक भी आते हैं, अंक का अर्थ भी बताया जाता है, प्लस में हो जाएगा निर्णय, अंतिम निर्णय क्या होगा कि हाँ इस चीज़ में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ ना, तो ये चीज़ होती है मित्रों, फिर उसे हम मूल्यांकन कर देंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना।
मापन, आकलन और मूल्यांकन। चलते हैं मित्रों 17वें क्रमांक पे। दुश्चिंता वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या होती है? मानसिक व्यथा की, यानी कि मानसिक आंतरिक संबंधित है, ठीक है। मानसिक व्यथा है कि ऐसी दशा या वह दशा, ऐसी स्थिति होना जिससे क्या होता है, जिससे भय पैदा हो जाए, किसी चीज़ के प्रति आशंका रहे और शरीर क्रिया करने लगे और क्रिया में भाव प्रबोधन हो या उद्वेलन पाया जाता है, ये कहलाती है दुश्चिंता। कहने का मतलब कहीं पर और पढ़ोगे तो लिखा है भय या आशंका की सामान्य अनुभूति। मित्रों जो दुश्चिंता है, यानी जिसमें क्या होगा, एक तो भय होगा, डर, किसी चीज़ के प्रति आशंका रहेगी, आशंका या ना जिसे वहम बोलते हैं वो होगा, ठीक है। और शरीर क्रिया का भाव प्रबोधन हो जाएगा। कहने का मतलब पूरे संवेगों में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। जैसे एक व्यक्ति जा रहा है ना, कोई रास्ता है और वहाँ पे ऐसी सूचना पहले से, मतलब ऐसा जनश्रुति है कि भाई वहाँ पे बीच में बरगद का पेड़ आता है, वहाँ पे भूत रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे भूत प्रेत हो या ना हो, ये जब जाएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा ना, तो इसके क्या मन में ख्याल पैदा हो जाएंगे ना, तो मानसिक व्यथा की दशा पूरी चेंज हो जाएगी, जिसमें इसको भय भी रहेगा, इसको शंका भी रहेगी कि यहाँ पर सच में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और शरीर की क्रिया पूरी चेंज हो जाएगी, संवेगों में परिवर्तन होने लगेगा ना, भाव चेंज हो जाएंगे, उद्वेलन हो जाएगा, है ना। ये कहलाती है मित्रों दुश्चिंता। और ये दुश्चिंता इतनी, कभी कभार कह सकता हूँ, कभी कभी, कभी कभी इतनी आक्रामक रहती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्रमांक 18 पर। क्रमांक 18 देखिए मित्रों, पढ़िए आग्रहिता। ये ऐसे शब्द हैं मित्रों, नहीं देखे आपने। आग्रहिता क्या होती है? देखिए मित्रों, अगर ये आपको बिल्कुल पसंद आ रहे हैं ये शब्द, या जो मेरे ये वीडियो है ना, मैं इतनी मेहनत करके ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट शब्द मिल रहे हैं मेरे को, जो भी मैं कम से कम, मैंने कहा 50 से 70 लाऊंगा, तो ये शब्द अगर आपको बिल्कुल मित्रों पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे हर भाई की भी सहायता हो सके। और बिल्कुल कमेंट किया करो, जैसा भी आपको वीडियो लगे कमेंट किया करो, आपको कोई सुझाव देना हो बिल्कुल दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं मित्रों क्रमांक 18वां क्या है, आग्रहिता। आग्रहिता क्या होता है? आग्रहिता वह व्यवहार या कौशल है, वह व्यवहार या कौशल है जो हमारी भावना, आवश्यकता, जो हमारी भावना को, हमारी मतलब भावना को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी मन की इच्छाओं को, मन के विचारों का, इन सभी का अच्छी तरह से सुस्पष्ट और विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है। हम ऐसा व्यवहार या कौशल करेंगे जो हमारी आवश्यकता है, हमारे मन की इच्छा है, विचार है, इनका अच्छी तरह से विश्वासपूर्ण संप्रेषण हो सके, है ना, बातचीत हो सके, उसमें अगर सहायक होता है तो ये कहलाती है आग्रहिता, है ना। कहने का मतलब पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र है, अर्थात खुलकर संवेगों को अभिव्यक्त करना होता है मित्रों। पूर्ण रूप से खुलकर संवेगों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना। भाई ये संवेग ही तो है, भावनाएं, इच्छाएं, विचार, मन के सारे भावात्मक हैं, संवेग भी भावात्मक है ना, तो इनको अभिव्यक्त करना, संप्रेषण, है ना, इनमें सहायक होना, इसमें क्या होता है कि मतलब ऐसा व्यवहार करेंगे जिसके माध्यम से हमारी जो भी मन की भावनाएं हैं, इच्छाएं, सारी बाहर निकल जाएगी, है ना। बिना किसी डर के हम सब कुछ कह देंगे ना, विश्वासपूर्ण संप्रेषण हो रहा है ना, अच्छी तरह बातचीत होगी जिसमें मन की इच्छाएं, विचार सब कुछ बता देंगे, विश्वासपूर्ण संप्रेषण सुस्पष्ट होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि अपना आत्मविश्वास भी है और आत्मसम्मान दोनों उच्चतम स्तर पर होता है। बिल्कुल सही बात है ना, आत्मविश्वास, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, आत्मसम्मान है, तभी हम उस चीज़ के बारे में इतना बोल पाएंगे, है ना। ऐसा व्यवहार या कौशल है आग्रहिता कहलाती मित्रों। तो बिल्कुल आप ज़रूर बताना, वीडियो में कमेंट करना मित्रों कि आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या नहीं लग रहे, है ना। और भी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी खतरनाक वेरी इंपॉर्टेंट आएंगे आगे, क्रम जैसे बढ़ेगा 20 से आगे ना। चलते हैं मित्रों आगे 19वें नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट है सब। ये मैंने बता दिया, एक इसी से संबंधित एक वो सर्जनात्मकता आई थी, थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक में हो जाती है ना, जूम वगैरह कर लेते हैं।
देखो अपसारी चिंतन क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले अभी, उसमें मैंने बताया था आपको अपसारी चिंतन। एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है मित्रों, है ना। देखिए दोस्तों, जो अपसारी चिंतन होता है, एक अपसारी चिंतन मतलब, अपसारी चिंतन का मुख्य रूप से संबंध किससे होगा, ये रहा शब्द सर्जनात्मकता से, जिसमें जो भी हमारी सोच रहती है, मानसिक राय रहती है, या जो पैटर्न रहता है, उस हमेशा सोच का फैलाव होता है इसमें। इसमें जो सर्जनात्मकता लिखी है ना, यानी कि इसमें सोच का फैलाव होता है, सोच का विस्तार होता है, इकट्ठी नहीं होती, सोच का विस्तार होता है, इसी में लिखा है, बस घुमाया हुआ है ना। यानी कि भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है मनोवैज्ञानिक की। बाकी देखो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल सरल तरीके से। ये एक अभिसारी चिंतन वो बुद्धि से संबंधित है, आपको पता है, अभिसारी चिंतन बुद्धि से संबंधित है। अपसारी किसे कहते हैं, ऐसा चिंतन जो मौलिक हो, आविष्कारशील हो और लचीला हो, ये अपसारी चिंतन कहलाएगा। यानी कि चिंतन का ऐसा प्रकार, चिंतन में देखो एक टॉपिक है आपके, नया टॉपिक जुड़ा है रीट में, चिंतन कल्पना व तर्क, है ना, जिसमें चिंतन था पहले भी था, कुछ नई चीज़ें आई है इसमें। तो अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन की बात करूं, अपसारी चिंतन की बात करूं, इसके अलावा जो आपके सादृश्यवादी भी तर्क होता है ना, तर्क चिंतन लगभग सेम है। यथार्थवादी अलग होते हैं, कल्पनाशील अलग होते हैं। चिंतन की मुख्य रूप से बात करूँ तो वो 3 प्रकार के, प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, है ना, वो चीज़ें होती हैं। तो ये सारे के सारे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करने, और मेरे वीडियो देख लेना, इनमें मैंने प्रश्न भी बना रखे तो उनमें अच्छी तरह समझाया। तो जो मौलिक हो, मौलिक यानी जो नवीन हो, हटकर हो सामान्य चीज़ों से, अभी हमने पहले पढ़ा सृजनात्मकता, जो असाधारण हो, नवीन हो, आविष्कारशील हो, यानी कि नया आविष्कार करें, नई चीज़ का आविष्कार करे, खोज करे, और साथ में क्या हो मित्रों, लचीला भी होना चाहिए, है ना। ये अपसारी चिंतन है। यानी ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो सकते हैं, लिखा है कई उत्तर हो सकते हैं, यही तो मैंने कहा सोच का इसमें विस्तार होता है। प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, चिंतन, लिखा है ना चिंतन, सोचेंगे। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो सकते हैं ना, और उन सभी उत्तरों को, यानी कि चीज़ क्या है, समस्या एक आएगी इसमें। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो, समस्या एक, और हल या समाधान अनेक, लिखा है ना कई उत्तर हो सकते, खुद बता रहे हैं ना, समस्या एक हल अनेक, है ना, मतलब बहुत सारे हल आएंगे, फिर उनमें से सही हल का हम सही समाधान का चुनाव करेंगे। उन सभी उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है, विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है। हमारी सोच क्या होती है, अलग अलग पक्षों पे क्या होती है, विस्तारित हो जाते हैं ना। जब तक हमें सही हल नहीं मिल पाता, हम अलग अलग तरीकों से सोचते रहते हैं। चिंतन विभिन्न दिशाओं में उन्मुख होता है, यानी सोच फैलती रहती है हमारी। और जो सृजनात्मकता की विशेषता है, क्रिएटिविटी की, सृजनशील कहूँ, मौलिक कहूँ, नवीन कहूँ, अभिनव कहूँ, आविष्कार कहूँ, अपसारी कहूँ, सारी की सारी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये होता है मित्रों अपसारी चिंतन। अभिसारी उल्टा है, बुद्धि से संबंधित है, जिसमें समस्या की बात करूं तो समस्या अनेक हो जाएगी, हल उसका एक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे है मित्रों क्रमांक संख्या 20, मानस चित्रण। क्या है मित्रों, मानस चित्रण, मानस, मानसिक, मानस मतलब मानसिक, यानी संज्ञानात्मक, यानी मस्तिष्क या बुद्धि से संबंधित होगा, हमारे मस्तिष्क से संबंधित होगा। उसमें मस्तिष्क में क्या हो जाता है, चित्रण हो जाता है। मस्तिष्क में कोई चीज़ फिट हो जाती है ना, उस चीज़ का चित्रण हो जाता है, यानी मस्तिष्क में इसको लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ मस्तिष्क में स्थायी होना, चित्रण बन जाता, उस चीज़ का चित्र बन जाना, उस चीज़ की रूपरेखा बन जाना, किसी उद्दीपकों के वर्ग का मानसिक प्रतिरूप बनना। जो भी बाहरी उद्दीपक है, जो भी बाहरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का अपने मानसिक प्रतिरूप बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी उस चीज़ का नमूना, उस चीज़ का पैटर्न, उस चीज़ का मॉडल बन जाता है, एक चित्र बन जाता है। समझ रहे हो, सामान्य परिभाषा घुमाई हुई है इस भाषा में, थोड़ी क्लिष्ट भाषा मनोविज्ञान की, बाकी कुछ नहीं। जैसे मैं बताऊं, कह दे कि अभी देखो ताजमहल रियल में नहीं देखा मान लीजिए हमने, ठीक है, लेकिन हमने उसका चित्र देखा,
या मान लो चित्र भी नहीं देखा, यहाँ कह रहे मानस चित्रण तो बताऊँ मैं, जैसे किताबों में हमने क्या पढ़ा है, वह सफ़ेद रंग से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे मान ये सब जैसे हम पढ़ेंगे कि सफ़ेद रंग से बना हुआ होता ताजमहल, तो क्या हमारे मस्तिष्क में कोई चीज़ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना भाई। हम उसे जैसा भी, देखो हमने देखा नहीं कि वो किस तरह का बना हुआ, लेकिन जैसा भी हम सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे, हमारे फिर उसके प्रति एक क्या हो जाएगी, मानस पटल पर उसका चित्रण हो जाता है। जो भी चीज़ बोलते हैं तो बिल्कुल वो मस्तिष्क में आ जाती है ना। ये होता है उसका मानस चित्रण बनना, ठीक है। तो मित्रों ये थे 1 से 10 का वीडियो डाल चुके हैं परसों। अब ये 11 से 20 शब्द इसी प्रकार मैं 10-10 का वीडियो बनाऊंगा मित्रों, जो कम से कम 50-70 से हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले, आपके एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न ज़रूर डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाएंगे। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि मेरी मेहनत अनुरूप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा। तो बिल्कुल वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।